Chapter 1: The Barter System and Weird Currencies. इंसान लाखों साल तक इस धरती पर बिना किसी नोट या सिक्के के रहा। उस दौर में लेन देन का एक ही तरीका था, चीज के बदले चीज। आपके पास टमाटर हैं, मुझे चावल चाहिए, तो हमने आपस में बदल लिया। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। सुनने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसानों की बस्तियां बड़ी हुई, ये सिस्टम एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया। पहली समस्या थी स्टोरेज। टमाटर, मछली या चावल कुछ ही दिन में सड़ जाते थे। और सबसे बड़ी समस्या थी अर्थशास्त्र की भाषा में, जिसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरी जरूरतों का इत्तेफाक कहते हैं। इसी मजबूरी ने इंसान को कुछ ऐसा ढूंढने पर मजबूर किया जिसकी वैल्यू हर कोई माने, और यहीं से जन्म हुआ दुनिया की सबसे अजीबोगरीब करेंसीज का। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में कौड़ियों का इस्तेमाल हजारों सालों तक पैसे के रूप में हुआ। ये हल्की थी, गिनी जा सकती थी और खराब नहीं होती थी। सोलोमन आइलैंड्स में आज भी डॉल्फिन टीथ को पैसा माना जाता है। वहां आज भी इन दांतों से जमीनें खरीदी जाती हैं और शादियां तय होती हैं। मजेदार बात यह है कि आज का मॉडर्न ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी भी ठीक इसी पब्लिक लेजर के सिद्धांत पर काम करता है। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को उनकी तनख्वाह नमक में दी जाती थी। नमक उस दौर में मांस को सड़ाने से बचाने के काम आता था, लेकिन इन सब में खामियां थीं कि ये वक्त के साथ खराब हो जाती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद लोगों ने इसका भी समाधान निकाला। उन्होंने ऐसे सामान में व्यापार करना शुरू कर दिया जो खराब ना होते हो, जैसे कीमती धातुएं। Chapter 2: The Rise of Gold and the First Banking System. करीब 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में अनाज के एक निश्चित वजन को शेकेल का नाम देकर ट्रेडिंग शुरू हुई। लेकिन तब एंट्री हुई उस चीज की जिसने इंसान को सदियों तक पागल बनाए रखा। अब आप सोचेंगे, धरती पर तो इतने सारे धातु, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, फिर इंसानों ने सोने को ही क्यों चुना? विज्ञान के नजरिए से देखें तो लोहा जंग खाकर खत्म हो जाता है, तांबा हरा पड़ जाता है, लेकिन सोना धरती का एक ऐसा दुर्लभ तत्व जो हजारों साल जमीन में गड़ा रहने के बाद भी जंग नहीं खाता, अपनी चमक नहीं खोता, और इसे पिघलाकर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सोने में वो हर खूबी थी जो एक आइडियल करेंसी में होनी चाहिए। लगभग 600 ईसा पूर्व आज के तुर्की में स्थित लीडिया के राजा क्रोएसस ने दुनिया का सबसे पहला आधिकारिक ठप्पे वाले सिक्के जारी किए। इस सिक्के को लीडियन लायन या स्टेटर कहा जाता था। ये सिक्का इलेक्ट्रम नामक धातु से बना था, जो सोने, गोल्ड और चांदी, सिल्वर का एक प्राकृतिक मिश्रण है। और इन सिक्कों पर राजा की मुहर का मतलब था कि इस सिक्के का वजन और शुद्धता एकदम सही है। अब लोगों को बार बार सोना तौलने की जरूरत नहीं थी। व्यापार अचानक बहुत तेज हो गया, लेकिन यहां भी एक बड़ा पेंच था। लंबी दूरी की यात्रा में भारी सोने के सिक्कों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना मौत को दावत देना था। रास्ते में डाकुओं और लुटेरों का खौफ हमेशा बना रहता था। मान लीजिए आपको व्यापार के लिए दिल्ली से राजस्थान सोना ले जाना है। आप दिल्ली के एक अमीर और भरोसेमंद सेठ के पास जाते। आप उससे कहते, मैं ये सोना लेकर सफर नहीं कर सकता, तुम इसे अपनी तिजोरी में रख लो, और बदले में एक कागज, प्रोमिसरी नोट पर अपनी मुहर और साइन करके आपको दे देता, जिसमें लिखा होता कि फलां व्यक्ति का इतना सोना मेरे पास जमा है। आप खाली हाथ बिना किसी डर के राजस्थान पहुंचते। वहां जाकर आप वो कागज राजस्थान के सेठ को दिखाते। सेठ उस मुहर को पहचानता और आपको उतना ही सोना दे देता। अब यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। लोगों ने सोचा, जब ये कागज दिखाकर सोना मिल ही जाता है तो हम आपस में व्यापार भी इसी कागज से क्यों ना कर लें? बार बार सेठ के पास जाकर सोना निकालने की क्या जरूरत है? ध्यान दीजिए, वो कागज खुद पैसा नहीं था, वो सिर्फ इस बात का प्रमाण, रिसीट था कि आपका सोना बैंक में सुरक्षित रखा है। तो इसमें बहुत सारी कसरतें थी। धीरे धीरे इसे बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने पर ध्यान दिया गया। Chapter 3: Death Penalty and the First Paper Money. सिस्टम तो बन गया था, लेकिन इसे पूरी तरह सरकार द्वारा कंट्रोल करने का काम सबसे पहले चीन में हुआ। 7वीं सदी से ही चीन में फ्लाइंग मनी नाम के रसीद नोट चलने लगे थे। साल 1154 में चीनी शासक वाणियान लियान ने बाकायदा सरकारी बैंक बनाए, लेकिन कागज को पहली बार आधिकारिक करेंसी यानी लीगल टेंडर बनवाने का असली काम किया। मंगोल शासक कुबलई खान ने 13वीं सदी के चीन में उसने चौ नाम के कागजी नोट जारी किए। अब जाहिर है, एक आम इंसान अपना कीमती सोना छोड़कर कागज का एक मामूली टुकड़ा क्यों लेगा? लोगों ने बगावत कर दी। जब लोगों ने इन नोटों को लेने से मना किया
तो कुबलई खान ने खौफ का नियम लगाया। उसने फरमान जारी किया, जो भी इंसान मेरे साम्राज्य में इस कागज को पैसे के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। राजा की तलवार के डर से पहली बार एक बेजान कागज का टुकड़ा असली पैसा बन गया। हालांकि मंगोल साम्राज्य ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने बिना सोने के रिजर्व के बेतहाशा नोट छाप दिए। नतीजा, चीन में भयंकर महंगाई आ गई और आखिरकार उनका कागजी सिस्टम ढह गया। ये इतिहास की पहली हाइपर इन्फ्लेशन थी। जब इटली का मशहूर यात्री मार्को पोलो चीन पहुंचा तो वो इस कागजी सिस्टम को देखकर हैरान रह गया। वो ये आइडिया लेकर यूरोप लौटा और पूरे यूरोप में कागजी नोटों से लेन देन शुरू हो गया, जिसे करेंसी कहा जाने लगा। धीरे धीरे पेपर करेंसी दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल होने लगी। लोग अपना सारा सोना और चांदी बैंक में रखकर बिना किसी झंझट के पेपर करेंसी से कारोबार करने लगे। 1694 में फ्रांस के साथ युद्ध लड़ने के लिए पैसा जुटाने के वास्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। यूरोप ने अपनी मुद्रा का नाम रखा पाउंड स्टर्लिंग। उस वक्त दुनिया में एक बहुत कड़ा नियम लागू था। इसे कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब था कि कोई भी देश या सरकार अपनी मर्जी से हवा में नोट नहीं छाप सकती। इसका मतलब है कि अगर आप अपने देश में बाहर से ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हो तो आपके पास मुद्रा होनी चाहिए और आप उतनी ही मुद्रा छाप सकते हो जितना सोना आपके पास है। तो जिस देश के पास ज्यादा सोना है उसके पास ज्यादा संसाधन होते हैं। अब अगर इसका उल्टा करें तो जो देश ज्यादा सामान और संसाधन बनाता है उसके पास ज्यादा मुद्रा होगी, मतलब उस देश के पास ज्यादा सोना होगा। अगर सरकार एक 100 पाउंड का नोट छाप रही है तो सरकार की तिजोरी में एक 100 पाउंड की कीमत का असली सोना मौजूद होना चाहिए। उस वक्त एक स्टर्लिंग पाउंड के बदले लगभग 7.3 ग्राम सोना फिक्स था। मतलब अगर आपकी जेब में 150 पाउंड हैं तो असल में आप 1 किलो सोना अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, भारत से लेकर अफ्रीका तक, इसलिए दुनिया का लगभग 60% ग्लोबल ट्रेड सिर्फ पाउंड स्टर्लिंग में होने लगा। लंदन दुनिया की आर्थिक राजधानी बन गया। पाउंड स्टर्लिंग दुनिया का बेताज बादशाह था, लेकिन कोई भी बादशाह हमेशा के लिए राज नहीं करता। यही बात अब हाल फिलहाल दिख रही है। मतलब अब बेसिक समझो कि जो ट्रेड करेंसी है वही डोमिनेशन लाती है।